वेलकम फ्रेंड्स, जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। लेक्चर 2 पार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड। हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी? Design or development of software for consumer electronic devices like TV, VCR, calculator, remote and other such electronic machines। हमें 90s के समय ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। हम समझते रिमोट, एक रिमोट की एक बटन दबाते से ही टीवी ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, वॉल्यूम अप और डाउन हो जाता है। ये प्रोग्राम से चल रही है। जैसे हम बात करें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के हेल्प से कैलकुलेटर चल रहा है। बट हम देखें दोनों में कॉमन चीज कि इन दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हम देखते हैं कि यदि हमें प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलाना है, हमें विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। हमें यदि एक एंड्रॉइड का ऐप है तो हमें उसके लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। यदि हमारे पास कोई iOS का ऐप है, हमें उसके लिए की रिक्वायरमेंट होगी, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायर्ड होगी। जो मैक ओएस है, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायर्ड होती है। बट कभी हमें टीवी के रिमोट कभी हमने नहीं देखा कि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, या कैलकुलेटर में नहीं देखा कि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। तो एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जो प्लेटफॉर्म न्यूट्रल लैंग्वेज हो, जहाँ पे हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ना पड़े। हम देखते हैं कि एक विंडोज 7 और विंडो 10 लैंग्वेज है, सॉरी विंडो 7 एंड विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हमारा हार्डवेयर कमजोर है, दैट मीन्स कि यदि हमारे हार्डवेयर की रैम कम है, उसकी मेमोरी कम है, उसका प्रोसेसर कम है, तो हम वहाँ विंडोज 7 का यूज करते हैं। बट यदि वही हमारा i5 है, i7 है, तो हम विंडो 10 पे जाते हैं। दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा ये विंडो 10 है, वो हार्डवेयर पे भी देखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्डवेयर के हिसाब से चलता है। बट हमें यहाँ एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होके न चले। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का गोल ही ये है, रन प्रोग्राम्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम प्रोग्राम को चलाना चाह रहे थे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो हम बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। तो ऑक लैंग्वेज, ऑक लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। बात करते हैं जावा की। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम का एक प्रोजेक्ट था। ये 1991 में बनी थी। यहाँ पे ऑक लैंग्वेज का और जावा लैंग्वेज का रिलेशन है। जो जावा ओरिजिनली ऑक लैंग्वेज है, इसे जेम्स गॉसलिन ने लिखा था। बाद में इस ऑक लैंग्वेज को कैसे जावा बना दिया गया, हम इसे समझेंगे। बाकी जो जावा लैंग्वेज है यही ओरिजिनली ऑक लैंग्वेज है। और ऑक एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता था। जेम्स गॉसलिन इस लैंग्वेज को बनाने वाले थे और ये सन माइक्रो सिस्टम की कंपनी में काम करते थे। बात करते हैं जावा के बारे में और जेम्स गॉसलिन के बारे में। जेम्स गॉसलिन अकेले नहीं थे जिन्होंने जावा को बनाई थी। इनकी एक टीम थी जिसमें पैट्रिक नॉक्टन, इस्टवार्थ, एड फ्रांक, माइक सेरिडन, ये अदर डेवलपर्स थे जो सभी माइक्रो सिस्टम कंपनी में काम करते थे। और इन्होंने इसका डेवलपमेंट 1991 ईयर में किया था। लैंग्वेज इनिशियली कॉल्ड ओक। ओक जो नाम पड़ा था, ओक जो लैंग्वेज थी उसका नाम ओक इसलिए पड़ा था क्योंकि जो जेम्स कोसलिन थे, उनके जो जहां वो काम करते थे उस ऑफिस के आगे एक ओक ट्री था। उस ट्री से इंस्पायर होके उन्होंने ओक नाम इस लैंग्वेज का रखा था। बाद में इसका नाम जावा कर दिया गया, 1995 में करा। जावा अब एक बीन है। बीन मीन्स की एक कॉफी का वो है, बीन है, तो इसीलिए इसको हम इसके मोनो में भी देखते हैं, इसके लोगो में देखते हैं तो हमें कॉफी कप दिखता है। बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। वेबसाइट को समझना होगा यदि हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम देखते हैं एक वेबसाइट जब चलती है तो एक सर्वर बैकग्राउंड में वर्क करता है। हमारे वेबसाइट का काम क्या होता है कि हम उस पर कोई क्यूरी लिखते हैं और उसे सर्वर को देते हैं। हमारी क्यूरी को सर्वर एग्जीक्यूट करता है और हमें रिटर्न रिस्पॉन्स देता है।
हमारा काम होता है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसका वो रिस्पॉन्स देता है। बट जब सर्वर वर्क करता है तो वो ये चेक नहीं करता है कि ये विंडोज से रिक्वेस्ट आई है या लिनक्स से आई है या किसी एंड्रॉयड ऐप से आई है। ये सिर्फ उस रिक्वेस्ट का आंसर देता है, दैट मीन्स रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी रिलेशन है, इसे हम आगे समझते हैं। इसे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है और एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग वो होती है जो क्लाइंट के साइड पे वर्क करे, दैट मीन्स कि यूजर के ब्राउजर पे वर्क करे, और ये विद द हेल्प ऑफ HTML होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज है जिसके अंदर क्लाइंट साइड वर्किंग एग्जीक्यूशन होता है जो ब्राउजर पे होता है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एडवांस जावा में यूज होगी, जो एक एडवांस जावा का फीचर है, इसे हम वहीं पे समझेंगे। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग जो होगी वो C++ और जावा के डिफरेंस में हम समझेंगे। तो C++ है, C++ का जो हम सोर्स कोड देखते हैं वो test.cpp नाम से बनता है। test.cpp हमारा एक सोर्स कोड होता है। इस सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो एक test.i नाम की फाइल बनती है। ये test.i नाम की फाइल कन्वर्ट होती है मशीन कोड में, दैट मीन्स की test.obj फाइल। test.obj फाइल हमारी सिस्टम फाइल में सेव होती है। यहाँ पे हम एक बार फिर समझते हैं, जो test.cpp है वो हमारा सोर्स कोड है। ये बनाता है कंपाइल करते वक्त test.i फाइल। test.i फाइल सेव नहीं होती है बट इसे मेमोरी में रखा जाता है। test.i फाइल मेमोरी में स्पेस लेती है बट ये वहां सेव नहीं होती है। ये test.i फाइल कंपाइल होने के बाद मशीन कोड जनरेट करती है। जो मशीन कोड होती है वो test.obj नाम से सेव होती है। ये मशीन कोड, ये test.obj फाइल हमारे सिस्टम के अंदर स्पेस लेके वहां सेव हो जाती है। ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस मशीन कोड को हम नहीं समझते। बाकी ये जो हमारी टेक्नोलॉजी C++ को हम किस पे रन करते हैं, तो आईडी है उसका टर्बो C++। ये मशीन कोड टर्बो C++ जानता है, बट इसका एग्जीक्यूशन हो उसके लिए वो एक test.exe नाम की फाइल बनाता है। तो ये test.exe फाइल विंडोज पे तो वर्क करेगी, बाकी ये किसी एंड्रॉइड पे वर्क नहीं करने वाली, ये लिनक्स पे वर्क नहीं करने वाली। दैट मीन्स कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वर्क हो रही है, ये सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हुई। हम वही बात करें इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की, तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। हम वही सोर्स कोड लिखेंगे, बाकी इसका डॉट एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। सोर्स कोड टेस्ट डॉट जावा नाम से सेव होगा। हम इस कोड को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। मशीन कोड दैट मीन्स कि जो मशीन को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो, ये टेस्ट डॉट क्लास नाम से फाइल बनाएगा। अब ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल हमारे समझ में नहीं आएगी, बाकी ये मशीन्स को तो समझ में आएगी। अब इस टेस्ट डॉट क्लास फाइल का हम HTML के साथ मर्ज करेंगे और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला पाएंगे। मतलब हम इसे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ये विंडोज पे भी चलेगा, ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे भी चलेगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आगे इसे समझते हैं कि टेस्ट डॉट क्लास फाइल कैसे वर्क करेगी। हमने HTML और जावा टेक्नोलॉजी को मर्ज करना है, तो हमें HTML का पेज रहेगा test.html, जावा का पेज रहेगा हमारा test.class फाइल। ये दोनों फाइल जब चलेगी तो ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगी, लाइक विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक ओएस पे एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इट मीन्स कि जावा एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, सेकंड चीज ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहलाती है। हम जब जावा का पहला कोड चलाएंगे जो डॉट HTML और डॉट क्लास की हेल्प से बना है, वो पहला कोड एप्लेट वीवर के थ्रू चलेगा। इट मीन्स कि एप्लेट वीवर ही वो पहला कोड है, एप्लेट वो पहला कोड है जो ब्राउजर पे चला था। बात करते हैं C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे। सी का जो कोड होता है वो लिखा जाता है CPP में, जो एक यूजर डिफाइंड कोड है, यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना है। बात करें आउटपुट की, तो हमें test.exe से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये test.exe प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे हो रही है, क्योंकि हमें डॉट क्लास फाइल जावा में मिल रही है बट वो डॉट का क्लास फाइल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आउटपुट फाइल C और C++ में test.exe,
कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है इसे हम समझते हैं। हमारी ओरिजिनल जो क्लास रहेगी वो रहेगी, जो हमारा सोर्स कोड रहेगा वो रहेगा test.cpp। बट इफ सोर्स कोड इज रिटन ऑन द विंडोज, अगर हमारा सोर्स कोड विंडोज पे लिखा है, इट डज नॉट वर्क ऑन लिनक्स, ये लिनक्स या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ इट रिक्वायर्स डीडीएल फाइल्स ऑफ ओएस। जब भी हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सी या सी प्लस प्लस का कोई कोड लिखते हैं तो उसे डीडीएल फाइल्स की रिक्वायर्ड होती है। क्या होता है, हम सबसे पहले test.cpp फाइल्स बनाते हैं। सीपीपी फाइल बने तो ये कंपाइलिंग होती है, कंपाइलिंग होते टाइम यहाँ पे हमें डीडीएल फाइल की रिक्वायर्ड होती है। यदि विंडोज है तो विंडो की डीडीएल फाइल अलग होगी, लिनक्स है तो लिनक्स की डीडीएल फाइल अलग होगी, यदि और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी भी डीडीएल फाइल अलग होगी। ये डीडीएल फाइल और सीपीपी फाइल मिलके test.i फाइल बनती है, जो वहाँ कहीं स्टोर, मेमोरी में ये एलोकेशन तो होता है, इसको मेमोरी में जगह मिलती है, बाकी ये स्टोर फाइल नहीं बनती है, वहां पे फाइल में इसको स्टोर नहीं होती, सिर्फ वो मेमोरी एलोकेट करती है। अब ये कंपाइल कोड जो किसके हेल्प से बना है, .ddl फाइल और .cpp फाइल से बना है। ये कंपाइल्ड कोड अब मशीन कोड में चेंज होगा, तो मशीन कोड में चेंज होने के लिए ये test.obj फाइल बनता है। ये test.obj फाइल अभी फुल्ली कोड नहीं है, ये टेस्ट डॉट फाइल सिर्फ मशीन कोड है जो हमने लिखा था। हमारा कोड test.obj बन गया है, जो इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा ये डिसाइड हो गया है। बाकी ये test.obj फाइल वापस से एक बार और प्रोसेस करेगा, तो ये कुछ लाइब्रेरीज को यूज करेगा, जो सी की अपनी कुछ लाइब्रेरीज होगी, उसके द्वारा ये test.exe फाइल बना के देगा। यही test.exe फाइल हमारे विंडोज पे चलेगी, बाकी ये अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगी। दैट मीन्स कि सी एंड सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। बात करते हैं हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कैसे है, तो यदि हमें किसी भी प्रोग्राम को चलाना है जावा के अंदर तो हमें रिक्वायर्ड होगी JRE। वापस बोल रहा हूँ, यदि हमें किसी प्लेटफॉर्म कि हमें कोई भी एक प्रोग्राम है उसे चलाना है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक विंडो पे चलाना है, ओएस अलग ओएस है, लिनक्स पे चलाना है, तो हमें JRE प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। इफ सोर्स कोड इज रिटन ऑन विंडो एंड प्रोग्राम रन ऑन लिनक्स ऑन द बोथ प्लेटफॉर्म, हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे हमें JRE की रिक्वायर्ड होगी। दैट मीन्स कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो ये हाउ टू इंस्टॉल जावा एंड हाउ टू इंस्टॉल JRE। अब हम ये JRE कैसे इंस्टॉल करें, जो एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। हमें ये तो पता हो गया है कि जावा को अगर हमें जावा के कोड को चलाना है तो हमें JRE की रिक्वायरमेंट होगी। तो JRE की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें इंस्टॉल करना होगा JDK या JAC। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में अभी समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ JDK क्या है, JRE क्या है और JVM क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं एक इंटरफेस दिख रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर JAC है, JAC सॉफ्टवेयर है जिसके कुछ वर्जन्स है। JAC कम्स इन 2 वर्जन्स। JAC जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन है, JAC का फुल फॉर्म है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसके 2 वर्जन्स है, एक है JDK एंड सेकेंड है JRE। JDK का काम है जावा डेवलपमेंट वर्जन, जावा डेवलपमेंट किट है। JRE एक जावा डेवलपमेंट, JDK जो हमारा वो जावा डेवलपमेंट किट है, वही हमारा जो JRE है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। इन दो की हेल्प से हमारा प्रोग्राम चलेगा। समझते हैं कि इसमें JDK का काम क्या होगा, JRE का काम क्या होगा। तो JDK है ये JAC का एक पार्ट है। JAC दैट मीन्स जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट है। ये यूज होता है कंपाइलिंग करने के लिए। कोड को कंपाइल करना होगा यदि हमें डेवलपर एंड पे, हमें JDK की रिक्वायरमेंट होगी। यदि इसी कोड को हमें कंपाइल करना है तो हमें JDK की रिक्वायर्ड है। JDK मीन्स कि हमें ये डॉट क्लास फाइल बना के दे देगा, बाकी ये डॉट क्लास फाइल रीड कौन करेगा, तो हमें इसे रीड करवाना होगा, तो हमें JRE की रिक्वायरमेंट होगी। JRE क्या है, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है, और हमारा पहला प्रोग्राम जो एप्लेट के थ्रू बनेगा वो JRE के हेल्प से ही बनेगा। JVM क्या है, तो JVM यहाँ एक इंटरप्रेटेटर है। इंटरप्रेटेटर मीन्स कि जो डॉट क्लास फाइल के अंदर कोड लिखा होगा उस कोड को पढ़ने वाला JVM ही होगा। JVM उस कोड को पढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ JRE। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि JRE का एक सॉफ्टवेयर है JVM, जो
जावा वर्चुअल मशीन है और वो इस कोड को रीड करके हमें आउटपुट देगा। इसके बाद हम समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में कैसे होगा। तो हमारे पास एक सोर्स कोड है जो टेस्ट डॉट जावा नाम से हमने नोटपैड में हमें इससे सिंपली एक हमने कोड लिखा है। वो कोड XYZ कुछ भी हो सकता है, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो टेस्ट डॉट जावा नाम से सेव कर दिया है। अब इस कोड को हमें कंपाइल करना है। कंपाइलिंग करना है दैट मीन्स कि हमें उसको यूजर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। हमारा जो सोर्स कोड है वो यूजर लैंग्वेज में है, बाकी हम चाह रहे हैं कि इस कोड को हम करें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी JDK की। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। तो ये पूरा वर्क जो सोर्स कोड है हमारा वो कंपाइल होके कैसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम कोड को लिख रहे हैं। एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और ये विद द हेल्प ऑफ JDK वर्क करेगा। JDK के बिना हम कोड को कंपाइल नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रोसेस होती है कि हम सोर्स कोड को लिखते हैं, इसको अब कंपाइल करते हैं। जब कंपाइलिंग प्रोसेस होती है तो ये पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। कंपाइलर एक पेज वाइज ट्रांसलेशन करेगा और ये कंपाइलिंग करने के बाद इंटरमीडिएट कोड देगा। इंटरमीडिएट कोड को बाइट कोड भी कहते हैं और हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं, जो लाइन वाइज ट्रांसलेशन करता है। और ये ट्रांसलेट करने के बाद टेस्ट डॉट क्लास फाइल बना देता है। ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल सोर्स कोड से बनी हुई है विद द हेल्प ऑफ JDK। इस पूरे इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, दैट मीन्स JDE इन्वायरमेंट है, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम कोई भी सोर्स कोड को कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ JDK जावा डेवलपमेंट किट के थ्रू। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? हमें इसको रीड करने के लिए हमें JRE की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का काम होता है कि जो डॉट क्लास फाइल, जो सोर्स कोड को डॉट क्लास फाइल में हमने मशीन कोड में कन्वर्ट करा है उसे रीड कैसे करें। तो इसके लिए जावा के पास अपना एक इंटरप्रेटेटर है। इंटरप्रेटेटर है मीन्स कि उसके पास एक JVM है। वो बाइट कोड को और मशीन कोड को अंडरस्टैंडिंग समझ लेता है, उस कोड को समझ लेता है और उस कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। हमें ब्राउजर पे एक आउटपुट मिलता है। यही काम होता है JRE का। JVM का काम JRE के साथ है और JDK अलग है। JDK का काम होता है किसी भी सोर्स कोड को कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स कि मशीन कोड में बनाना, जो एक मशीन उस कोड को समझ पाए। वो एक बाइट कोड होगा। इस कोड को चलाने के लिए हमें JRE की रिक्वायर्ड होगी। जो JRE है वो विद द हेल्प ऑफ JVM, जो JVM है वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये एक ट्रांसलेटर है जो बाइट कोड को समझता है और इस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है। जावा का एक कॉन्सेप्ट है राइट वंस रन एनीवेयर। जावा कहता है कि लिखो एक बार और रन कर दो कई बार, मतलब ये कहीं पे भी रन करा जा सकता है। इस लैंग्वेज को हम विंडो पे लिखे और इसको रन कर दे हम लिनक्स पे तो इसका कोड सेम रहेगा। समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। नॉर्मली हमने एक कोड बनाया टेस्ट डॉट जावा नाम से। ये टेस्ट डॉट जावा कोड बनाया है तो ये एक डॉट जावा कोड है। बाकी ये यूजर डिफाइंड कोड है, इसको मतलब यूजर समझ पा रहा है, ये यूजर के अंडरस्टैंडेबल कोड है, इसे हम समझ सकते हैं। अब हमें इसे चेंज करना है कंपाइल्ड कोड में। हमें विद द हेल्प ऑफ JDK हम इसे कंपाइल करेंगे। JDK जो जावा डेवलपमेंट किट है, हम इसके थ्रू इसे कंपाइल करेंगे। यहाँ पे जो कंपाइलेशन होगा पेज वाइज ट्रांसलेशन होगा। पेज वाइज ट्रांसलेशन होने के बाद हम इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। बाइट कोड ही हमारा कंपाइल्ड कोड होता है। हम इसे बाइट कोड भी कह सकते हैं, कंपाइल्ड कोड भी कह सकते हैं, मशीन कोड भी कह सकते हैं और हेक्साडेसिमल कोड भी कह सकते हैं। जब यहाँ पे बाइट कोड क्रिएट होता है, कंपाइल्ड कोड क्रिएट होता है, यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो लाइन वाइज ट्रांसलेटिंग करता है। यहाँ पे हमें एक डॉट क्लास फाइल मिल जाती है। पूरा इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम कोड को राइट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं और एक कंपाइल्ड कोड मिल रहा है जो डॉट क्लास फाइल है, ये पूरा डन होता है JDK वर्जन में। JDK मतलब कि जावा डेवलपमेंट किट के वर्जन में इसको हम बनाते हैं। तो किसी कोड का लिखना, उस कोड का कंपाइलेशन करना
और उसका बाइट कोड बना देना, ये पूरा काम होता है जावा डेवलपमेंट किट जेडीके का। हमें जब भी डेवलपिंग एंड चाहिए, दैट मीन्स कि अगर हम एक डेवलपर है तो हमें जेडीके की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर इस प्रोग्राम को लिख दिया है, इसे चलाना भी होगा, तो चलाने के लिए हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है। लाइक हमारे पास विंडोज है, यूनिक्स है, मैक ओएस है। हमें इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जेआरई का इंस्टॉलेशन करना होगा। जेआरई विंडो के पास भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जेआरई है, तो विंडो के पास भी है, यहाँ पे यूनिक्स के पास भी है, और एक हमारे मैक ओएस के पास भी जेआरई है। तो ये जेआरई क्यों रिक्वायर्ड होता है? ये जेआरई इस कोड को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जेआरई इस बाइट कोड को रन करेगा। बाकी जेआरई इस बाइट कोड को समझेगा कैसे? जेआरई के पास एक जेवीएम है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। इस जावा वर्चुअल मशीन का काम है कि डॉट क्लास फाइल के कोड को समझे और अपना आउटपुट दे। तो राइट वंस रन एनीवेयर, दैट मीन्स कि आप इसे कहीं पे भी लिखे, जेवीएम की हेल्प से जेआरई इस कोड को किसी भी मशीन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला देगा। समझते वर्किंग ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर क्या है और कैसे काम करता है? कंपाइलर डिजाइन टू परफॉर्म 3 मेजर टास्क। जो कंपाइलर होता है उसके 3 मेजरली टास्क है, इससे ये चलता है। इसका पहला काम है डिटेक्ट एरर। कंपाइलिंग टाइम पे यदि कोई एरर हो रही है तो उसे ये चेक करे। सेकंड काम होता है इसका मेमोरी एलोकेशन का, कि ये मेमोरी को लोकेशन, मेमोरी मतलब किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करे। थर्ड होता है कोड ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर के 3 काम है, एरर को डिटेक्ट करना, मेमोरी एलोकेशन करना और कोड का ट्रांसलेशन करना। जैसे ही हम समझे, जब कोड का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें इसमें एरर्स मिलते हैं। एरर मिलते हैं मीन्स कि हमारे पास 3 एरर्स के टाइप है। तो हम इन एरर्स को समझते हैं। एक है सिंटैक्स एरर, एक है लॉजिकल एरर, एक है लिंकिंग एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर है जो कंपाइल टाइम पे आएगा। कंपाइल टाइम पे मतलब जब हम कंपाइल करेंगे वहीं पे अगर हमने कोई सिंटैक्स में मिस्टेक करी है, बिकॉज ऑफ ये कंपाइल टाइम एरर है, तो ये वहीं पे हमें मिल जाएगा एरर। लॉजिकल एरर वो होगा कंपाइल तो हो चुका है, बट ये जब ये प्रोग्राम चलेगा उस समय ये लॉजिकल एरर आ जाता है, इसे हम समझेंगे लॉजिकल एरर। थर्ड है लिंकिंग एरर। एरर हमारे पास 3 टाइप के हैं। एक है सिंटैक्स एरर जो कंपाइल टाइम एरर भी कहलाता है, लॉजिकल एरर जो रन टाइम एरर भी कहलाता है, और थर्ड वन इज लिंकिंग एरर। एरर और एक्सेप्शन। एरर से तो हम फेमिलियर हैं क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में हमारा एरर आना नॉर्मल बात है। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन इज नथिंग बट एरर। एक्सेप्शन भी एरर ही है। हम एरर सी के अंदर हम एरर बोलते हैं, मगर हम जावा के अंदर इसे एक्सेप्शन बोलेंगे। समझते कैसे? एरर कब आता है? एरर इज ऑकरिंग व्हेन ट्रांसलेट द कोड। एरर आता है कोड ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो हम जो ट्रांसलेटर यूज करते हैं, हम 2 ट्रांसलेटर यूज करते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रिटेटर। कंपाइलर वो होता है जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद इस कोड को पढ़ने वाला इंटरप्रिटेटर होता है। तो जावा के पास अपना खुद का एक इंटरप्रिटेटर है जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है पेज वाइज, वो पेज वाइज ट्रांसलेट करता है। बाकी जो इंटरप्रिटेटर है वो लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है। ये आगे हमारे लेक्चर्स में क्लियर होगा कि पेज वाइज ट्रांसलेशन कैसा है और लाइन वाइज ट्रांसलेशन कैसा है। बाकी अभी हमें इतना ही समझना है कि कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेटर करता है, वहीं पे इंटरप्रिटेटर लाइन वाइज ट्रांसलेटर करता है। अब हम इन्हें आगे समझते हैं। सी के अंदर यदि हम कोई प्रोग्राम को चलाते हैं तो अगर प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाए तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, प्रोग्राम एरर फैक्ट्री से बाहर कर देगा। बाकी हम बात करें जावा में, जावा के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसका हम जावा में जो कॉन्सेप्ट है, जावा अपने टेक्नोलॉजी में रीब्रश्ड कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। लाइक हमने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। इसके अंदर हमने करा 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका आउटपुट इजीली 5 आएगा। बट हम करें 10 डिवाइडेड बाय 0, इसका आया है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। बाकी अगर आप आपके मोबाइल फोन में भी आप खुद चेक करें, इसका आउटपुट आपके मोबाइल में कुछ अलग आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी, बट ऐसा ये प्रोग्राम लॉस नहीं हो गया। दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम एलिमिनेट हट नहीं गया, ये प्रोग्राम चला। यहाँ पे इसने एक बता दिया है कि
दिस प्रोग्राम इज नॉट वर्क या नॉट डिवाइड बाय जीरो, या फिर किसी किसी में बताता है कि ये इनफाइनाइट दे देता है, डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट दे देता है। ये सभी में अलग अलग होता है। जब बात करें कि ये सी प्लस प्लस में इसको टर्मिनेट कर देता है, बाकी जावा में ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो जावा में हम बाद में देखेंगे, अभी हम सी प्लस प्लस में देखते हैं इसका टर्मिनेशन। जैसे यहाँ मैंने एक इंट ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है। यहाँ मैंने ए की वैल्यू रखी है 10, बी की रखी है 0। अब मैं यहाँ दे देता हूँ ए प्लस बी। यदि मैं नॉर्मल अभी ए प्लस बी लिख के इसको सेव करता हूँ, इसका रन करने पे देखते हैं कोड क्या होगा। इसका भी आउटपुट आएगा हमारा, वेट, इसके अंदर अभी अपन ने क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा है, इसके लिए पुराना कोड आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ आ गया 10। अब मैं इस क्लियर स्क्रीन को अभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसी से हम समझेंगे। यदि अभी मैं इसको a डिवाइडेड बाय b कर दूं, दैट मीन्स कि ये कोड हो गया 10 डिवाइडेड बाय 0। अब इसे हम रन करते हैं, ये रन होगा क्या? ये एरर तो नहीं है, बाकी ये रन भी नहीं हो रहा है। रन नहीं हो रहा है मतलब कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल तो हो रहा है, मतलब ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। ये इस प्रोग्राम को एलिमिनेट कर रहा है, ये इस प्रोग्राम को ब्रस्ट कर रहा है। ताकि अब हम इसी को प्लस करके देखते हैं, वापिस इसको चलाते हैं। वापिस चलाने के लिए हम /n कर देते हैं, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं करा है तो हमें पुराना रिजल्ट भी दिखेगा। हम इसे देखते हैं, यहाँ लिखा है डिवाइड एरर, यहाँ पे डिवाइड एरर आई है, बाकी ये हमें शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी प्लस प्लस इस एरर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। उसे जैसे ही लॉजिकल एरर मिला, उसने इसको टर्मिनेट कर दिया। बाकी यही हम देखेंगे कि अभी हमने कैलकुलेटर चलाया था, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आई, कैलकुलेटर इजीली चला। बाकी सी प्लस प्लस में हमारे पास एरर नहीं दी और उसने उस प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर दिया। तो एरर और एक्सेप्शन हमने अभी समझे हैं। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को ब्रस्ट कर देता है, बट जावा इसको रीब्रस्ट कर देता है। मतलब ये प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन नहीं करता है, प्रोग्राम का एंड नहीं करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता है, बल्कि सिर्फ उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। तो रन टाइम एरर हमने सी में पढ़ी है, वही जावा में एक्सेप्शन कहलाती है। सी की जो एरर से हम उसे जावा में एक्सेप्शन बोलेंगे। सो वर्किंग ऑफ कंपाइलर, अब कंपाइलर कैसे वर्क करता है, इंटरप्रिटेटर जो हमारा जेवीएम है वो कैसे वर्क करता है। तो कंपाइलर की बात करते हैं, ये पेज वाइज चेक करता है। तो ये पेज वाइज एरर को चेक करता है। वही जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है, इंटरप्रिटेटर है, ये लाइन वाइज कोडिंग को चेक करता है। ट्रांसलेटेड कोड क्रिएट अ फाइल, जब भी हम कंपाइल कोड करते हैं, हमने देखा है कि सी प्लस प्लस में भी वो एक फाइल बनाता है। हाँ, जावा में भी हमने देखा है कि जावा में वो एक डॉट क्लास फाइल बनाता है। डॉट क्लास फाइल स्टोर हो जाती है मेमोरी में। बाकी हम मेमोरी के बाद अब इसकी बात करें जेवीएम की, तो ये कोई मेमोरी में स्टोर नहीं होती। ये जेवीएम उसको ट्रांसलेट करने के बाद डायरेक्ट आउटपुट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउजर पे दे देता है। तो अगर हम बात करें कि जेडीके कब यूज होगा, जेआरई कब यूज होगा, जब हम यूजर हो गए हमें जेआरई की रिक्वायर्ड होगी, बट हम डेवलपर हो गए हमें जेडीके एंड जेआरई बोथ की रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि यूजर को सिर्फ प्रोग्राम रन करना है, उसे जेआरई चाहिए। बाकी डेवलपर को प्रोग्राम को रन भी करना है, मीन्स कि उसे टेस्ट करना है, साथ में उसका डेवलपिंग भी करना है। तो हमें जेडीके डेवलपमेंट किट है उसका भी उपयोग करना होगा, और जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट है उसका भी यूज करना होगा। जो हमारा पहला वेब पेज होगा जावा पे, वो होगा .html और डॉट क्लास का यूज करके बनाया हुआ, जो एक एप्लेट होगा, यूजिंग एप्लेट ऑन ब्राउजर पे बनेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इन जावा। Thank you. Thanks for watching me.